आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, हम बहुत जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं भाई? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब होता है कि ये एक तरीके से पार्टनरशिप भी है एंड एक तरीके से कंपनी का कैरेक्टर भी फुलफिल करती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पार्टनर जो है पार्टनरशिप तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ना यही चीज़ रहती है कि काश हम कंपनी ओपन कर लेते। बट कंपनीज ओपन करेंगे, उनको पता है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट के एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारे फुलफिल करने पड़ेंगे। तो उस चीज़ से डरते हैं क्योंकि कंप्लाइंस कॉस्टली होता है। वहाँ पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी अपॉइंट करने पड़ते हैं, जिसके चलते कंप्लाइंस कॉस्ट हैवी हो जाती है। लेकिन कंप्लाइंस कॉस्ट हैवी होने का ये मतलब नहीं आप कंप्लाइंस नहीं करोगे, आपको सारे प्रोफेशनल्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। कंप्लाइंस तो करना पड़ेगा, कंप्लाइंस के अगेंस्ट नहीं जाने दे सकता। और मैं सेक्रेटरीज अहेड, मेरा चैनल, मैं कंप्लाइंस के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकता, क्योंकि कंप्लाइंस करना ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन लेजिस्लेचर के एक्ट को फुलफ़िल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे होता है, मतलब किस तरीके से एलएलपी जो है वो फाइलिंग करेगी, किसको करेगी। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर तो हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाते हैं, तो कंपनीज के अंदर एंड एलएलपी के अंदर सेम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो भी फाइलिंग करनी है या जो भी अपनी फाइल सबमिट करनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास करनी होती है एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास करनी होती है। यानी कि एलएलपी की जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, डॉक्यूमेंट्स की, उनके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स की, वो आरओसी के पास आपको डिटेल मिलेगी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास आपको उसकी डिटेल्स मिलेंगी। तो एलएलपी के अंदर कंपनीज में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन सारी फाइलिंग्स सब कुछ एमसीए एंड आरओसी के पास होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एलएलपी क्या है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 में इनकॉर्पोरेट होती है एज अ पार्टनरशिप। ठीक है, रजिस्टर्ड होती है एंड फॉर्म्ड होती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट ही है। ठीक है, इसकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिस तरीके से कंपनी की होती है। इसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड होती है इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो अब बात करते हैं, इसके अंदर एक और फीचर होता है जिसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर उसके अंदर कोई चेंज आता है तो उसके आने जाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को। उसके अंदर उसके एग्जिस्टेंस को लेके कोई फ़र्क नहीं आता। इसके थर्ड हम बात करते हैं कि कोई भी चेंज होता है पार्टनर्स ऑफ लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप के अंदर तो उसका कोई अफेक्ट नहीं होता किस चीज़ को लेके, एग्जिस्टेंस को लेके, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को लेके। अब हम बात करेंगे कि एलएलपी के फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर्स के अंदर सबसे पहली चीज़, हम दो तीन चीज़ें तो बढ़ चुके हैं। पहला, बॉडी कॉर्पोरेट, कि बॉडी कॉर्पोरेट होती है क्योंकि इसको एक्ट के अंदर फॉर्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं, इसकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि इसके जो पार्टनर्स होते हैं एलएलपी के, उनको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से अलग देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को एलएलपी से सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसके ऊपर केस करना चाहता है, उसको लगता है एलएलपी ने फ्रॉड किया है, तो वो इसके पार्टनर्स के नेम से एप्लीकेशन या फिर केस नहीं करेगा, वो एलएलपी के नाम से करेगा। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अगर मैं एम्प्लॉई हूँ तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री का एम्प्लॉई हूँ, मुकेश अंबानी का एम्प्लॉई नहीं हूँ। सेम टू सेम यही चीज़ एलएलपी में एप्लीकेबल होगी। अगर एलएलपी के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट होती है तो वो एलएलपी के नाम से होती है, एलएलपी के नाम से ही एग्रीमेंट होगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स के नाम से चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन की, जो हम ऊपर कर चुके हैं कि किसी भी चेंज को आने से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता उसके एग्जिस्टेंस को लेके, राइट एंड लायबिलिटीज़ को लेके। अब हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज़ की।
तो लिमिटेड लायबिलिटीज़ के अंदर क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं एलएलपी के, उन सब की लायबिलिटी लिमिटेड होती है इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर आपके ऊपर लायबिलिटी आई तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, चाहे किसी दूसरे पार्टनर ने ही कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो। एंड उसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी ऐसी होती है कि फर्म के डेट्स को फुलफ़िल करने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स भी ले लिए जाते हैं। अगला फीचर है ना एलएलपी का, वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं एलएलपी के। तो फ्रेंड्स आप इजीली इधर देख सकते हैं नोट्स में कि एलएलपी के अंदर जो मिनिमम है ना वो 2 इंडिविजुअल पार्टनर्स होने चाहिए। क्या बोला मैंने? 2 इंडिविजुअल पार्टनर्स होने चाहिए। इंडिविजुअल का मतलब कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, इंडिविजुअल पार्टनर्स होने चाहिए। एंड लिखा है मैंने प्लस करके, इसके साथ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 इंडिविजुअल पार्टनर रख दिए और डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रखे। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं ये मैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एंड उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो कि रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, यानी कि वो प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज से ज़्यादा रिसाइड करना चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती एलएलपी के अंदर, कितने भी पार्टनर्स बन सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखा मैंने? प्रोवाइडेड दैट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे लिख के आओगे, मतलब ऐसे चार्ट वगैरह भी बना सकते हो आप जैसे मैंने बनाया है, तो अच्छा इंप्रेशन होगा। अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, इफ़ इन एलएलपी, यानी कि एलएलपी के अंदर अगर सारे बॉडी कॉर्पोरेट ही हैं पार्टनर्स, तो उस केस के अंदर आप मुझे बताओ कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने बनेंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट खुद तो चल के आएगी नहीं। अब रिलायंस इंडस्ट्री है तो रिलायंस इंडस्ट्री किसी पार्टनरशिप में थोड़ी चल के आएगी कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री में आ गई, तो भाई उसके नॉमिनी अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगर सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो उस केस के अंदर जो 2 नॉमिनीज होंगे मिनिमम, जिनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे। ओके, एंड अगर एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल है पार्टनर एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर 3 कंडीशंस बनेंगी। या तो 2 इंडिविजुअल्स को बना दो डेजिग्नेटेड पार्टनर, नहीं तो एक इंडिविजुअल को बना दो, एक नॉमिनी को बना दो, नहीं तो दोनों नॉमिनी को बना दो, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे। कि देखो एक एलएलपी है जिसका नाम है SMY LLP, जिसके 3 पार्टनर्स हैं और तीनों के तीनों बॉडी कॉर्पोरेट हैं, SI लिमिटेड, MIS लिमिटेड एंड YI प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो अभी देखो क्या है कि ये कंसीडर्ड मतलब रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ना वो 2 इंडिविजुअल मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप समझ रहे हो। लेकिन यहाँ तो बॉडी कॉर्पोरेट्स ही हैं सारे, तो बॉडी कॉर्पोरेट्स अगर सब हैं तो भाई ये मत सोचना कि आप LLP बन जाओगे, नहीं भाई नहीं, आपको 2 इंडिविजुअल मेंबर्स चाहिए रजिस्टर कराने के लिए, यानी कि ये 3 तो बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, अब आपको देखो क्या चाहिए, रामू, श्यामू, ऐसे करके आपको चाहिए मेंबर्स, 2 इंडिविजुअल मेंबर चाहिए आपको एज अ पार्टनर अपार्ट फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट से अलग। एंड अकॉर्डिंगली जो LLP है उसके अंदर 5 पार्टनर्स हैं। ठीक है, 3 बॉडी कॉर्पोरेट हैं और 2 इंडिविजुअल मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, LLP बनाने के लिए। एंड ये जो 2 इंडिविजुअल्स होंगे ना, इनको आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो, नहीं तो जो बॉडी कॉर्पोरेट हैं अगर उनके नॉमिनीज़ हैं तो नॉमिनीज़ को बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट। अब है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एंड आर्टिफिशियल लीगल का पर्सन का मतलब होता है, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसेस से बनाई जाती है एंड इसके ऊपर जो हैं वो जैसे इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं उस तरीके के राइट्स भी मिलते हैं, क्योंकि LLP जो है वो इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, इमोरल होती है। तो इसको जो डिसॉल्व किया जाता है वो लॉ के थ्रू करा जाता है। ये नहीं कि किसी की पार्टनर की इंटेंशन है कि वो डिसॉल्व करना चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिक्टिशियस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है लीगल नेचर के हिसाब से। सो अब हम बात करेंगे कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं पार्टनर्स की। तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं पार्टनर्स की LLP की, वो एग्रीमेंट के थ्रू गवर्न की जाती हैं। एंड अगर कोई भी एग्रीमेंट एब्सेंस में होता है तो फिर हम LLP एक्ट 2008 के प्रोविजंस को गवर्न करते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी की।
म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं एलएलपी के बिजनेस को करने के लिए, वो एजेंट होते हैं एलएलपी के, ये कि नहीं, या कि नहीं किसी दूसरे पार्टनर्स के। अगर हम बात करें इसको अदर वर्ड्स में, तो कोई भी पार्टनर जो है वो लाइबल नहीं होगा इंडिपेंडेंटली या फिर अनऑथराइज्ड एक्शन के लिए। यानी कि अगर अगर हम पार्टनरशिप से कंपेयर करें तो वहाँ पे तो जॉइंटली एंड सेवरेबली लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सो अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस की, तो एलएलपी का जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस होता है वो सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, लीगल कंप्लाइंसेस के लिए। जिस तरीके से कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीगल कंप्लाइंस के लिए। अगर कोई पेनल्टीज लगेगी तो एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर लगेगी, और वहीं कंपैरिजन करें कंपनीज के साथ तो कंपनीज में डायरेक्टर्स के लिए लायबिलिटी लगती है अगर वो लीगल कंप्लाइंस को फुलफिल नहीं करते। अब हम बात करते हैं बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। एलएलपी जो होती है वो लॉफुल बिजनेस के लिए बनाई जाती है। लॉफुल बिजनेस का मतलब होता है कि एक ऐसा बिजनेस करना है जो कि लीगल हो, इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते आप। एलएलपी जो है वो चैरिटेबल एंड नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं बनाई जा सकती। एंड एलएलपी की भी अपनी एक कॉमन सील होती है जिस तरीके से कंपनी की होती है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये जो एक्ट करती है वो अपने पार्टनर्स के थ्रू करती है एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के थ्रू करती है। ये नहीं है कि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स ही सब कुछ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको इंसान के द्वारा चलाया जाता है। और इंसान कौन होता है यहाँ पे, पार्टनर्स या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एंड इसकी जो कॉमन सील होती है ये डिसाइडेड की जाती है एक बार, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होती, क्योंकि कंपनी के केस में भी मैंडेटरी नहीं होती। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब हम इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि जो ऑफिशियल्स वर्क होता है उसके अंदर इसको रखा जाता है। मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफिशियल, उसकी कस्टडी में भी ये रहती है। अब मैं आपसे बात करूँगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। इसके लिए सेक्शन 7 है एलएलपी एक्ट 2008 का। सबसे पहली बात कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नॉर्मल पार्टनर्स से क्यों अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि उनके पास डीपीआईएन नंबर है, ठीक है। डीपीआईएन नंबर का मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब ये जो हैं वो अकाउंटेबल होते हैं रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क एंड लीगल कंप्लाइंस के लिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हम ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि हर एलएलपी के अंदर कम से कम 2 इंडिविजुअल जो होंगे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे, एंड जिसमें से जो एक होगा वो रेसिडेंट इन इंडिया रहेगा। अब क्या होता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होते हैं ना, इनको आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ता है। एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को अपॉइंट करने से पहले इनकी प्रायर कंसेंट चाहिए होती है कि क्या वो बनना चाहते हैं नहीं, या फिर फोर्सफुली किसी का नाम जोड़ दिया, ऐसा नहीं करते। अब जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा या फिर उसका टर्म एंड होगा, वो एलएलपी के एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। एंड आफ्टर प्रायर कंसेंट जब एलएलपी ले लेती है उस डेजिग्नेटेड पार्टनर की, तो विद इन 30 डेज उसके अपॉइंटमेंट से आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक एप्लीकेशन ही एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको उसकी प्रायर कंसेंट को देना पड़ता है आरओसी को, ठीक है। ये फाइलिंग करनी पड़ती है, ये कंपलसरी होती है। एंड जो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगे उस एलएलपी के, उसको फुलफ़िल करेगा। एंड गवर्नमेंट की जो कंडीशंस होंगी, जो रूल्स में लिखी हुई हैं, उनको फुलफ़िल करेगा। एंड अब वो जो पर्सन है वो इनकैपेबल माना जाएगा इन केसेस के अंदर जो मैंने स्पेसिफाई किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो, प्रीसीडिंग 5 ईयर्स के अंदर कभी भी वो जो है इंसॉल्वेंट रहा है, मतलब पहले के 5 साल में कभी भी अगर वो इंसॉल्वेंट रहा है तो वो इनकैपेबल माना जाएगा। अगर 5 साल में कभी भी उसने क्रेडिटर को पेमेंट करने से सस्पेंड कर दिया, उसके बाद उसका जो कंपोजिशन होता है वो भी नहीं किया, तो भी भाई वो जो है इनकैपेबल माना जाएगा। मतलब वो फिर इन दोनों केस के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। अगर वो किसी मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर कन्विक्टेड है एंड उसके ऊपर जो इम्प्रिजनमेंट हुई है, जो सज़ा हुई है उसको, वो कम से कम 6 महीने की हुई है, तो भी भाई वो क्या नहीं है, तो भी वो इनकैपेबल है, तो भी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। अगर सेक्शन 30 ऑफ एलएलपी एक्ट के अंदर कोर्ट ने उसको कन्विक्टेड किया है तो भी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता।
अब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना, उसको जो है वो DPIN नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरीके से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसी तरीके से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है। तो इसको जो ऑप्टेन करना पड़ेगा वो करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड कंपनीज के एंड LLP के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाती है वो मिनिस्ट्री कॉरपोरेट अफेयर्स होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। इसको शॉर्ट फॉर्म में MCA भी बोलते हैं। एंड अब मैं आपसे बात करता हूँ कि एक कंपनीज के सेक्शंस भी लगते हैं इसके ऊपर, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर। सेक्शन 153 टू सेक्शन 159 अगर आप अपने पेपर में लिख के आते हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने बहुत इजीली आपको अच्छे से समझा दिया है, इसको समझ लो। सेक्शन 153 से 159 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहते हैं कि अगर एक ऐसा पर्सन है जो बहुत चालाक है मतलब ऐसा मत लिख के आना, एक पर्सन ने डिन एंड DPIN नंबर दोनों ले रखा है, यानी कि भाई साहब कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसको, डायरेक्टर भी है एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर भी है, तो उसके लिए जो डिन होगा ना वही सफिशिएंट रहेगा। DPIN नंबर लेने की कोई नीड नहीं है। यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी डिन है तो DPIN नंबर क्यों गवर्नमेंट के पास जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ, तो डिन नंबर इनफ है। अब बात करते हैं कि अगर फॉर्म नंबर 10 एंड फॉर्म नंबर एंड DIR 3 के अंदर, याद रखना फॉर्म नंबर 10 या फिर DIR 3 फॉर्म के अंदर कोई भी चेंज आता है। अब इसके अंदर क्या चेंज होता है मैं बताता हूँ। इसमें आपकी डिटेल्स होती हैं। डिटेल्स क्या होती हैं कि लाइक आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, मतलब किस कंपनी में आप डायरेक्टर हो, किस कंपनी में आप डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, इसके अंदर वो डिटेल्स होती हैं जो मिनिस्ट्री की साइड पे होती हैं। तो अगर आप कोई भी चेंज करते हो, ठीक है, कोई भी चेंज लाते हो, तो सबसे पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे आप इंटीमेट कैसे करोगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, वेबसाइट कभी खोल के देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की। वहाँ पे साइट पे जो वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे। तो वहाँ पे एक फॉर्म होता है DIR 6 को फिलअप करना पड़ता है। ये कौन से रूल्स ने बोला है? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014। अब बात करते हैं कि भाई मिनिस्ट्री को तो आपने बता दिया कि कुछ ना कुछ चेंज आया है, तो आपको LLP को भी तो बताना पड़ेगा। तो जो वो कंसर्न डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको LLP को भी इन्फॉर्म करना है जो भी चेंज आया है विद इन 30 डेज ऑफ चेंज, कि डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है एंड सेक्शन 8 के अंदर ये बताई जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि अगर LLP एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड नहीं की गई, ठीक है, तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, देखिए ये मॉड्यूल का मैंने पूरा चार्ट बना रखा है यहाँ पे, आप इसको मत देखो, आप इसको देखो, ठीक है। तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं वो लायबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे पहले किस चीज़ के लिए, कि जो भी एक्ट है ना, परफॉर्म ऑल एक्ट, मतलब कि पूरा जो एक्ट है ना, मतलब LLP का जो एक्ट है पूरा परफॉर्म करना है, क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, कहाँ पे क्या करना है, सारे सेक्शंस, प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस सब फुलफिल करना है। एंड कब कब डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं उसकी फाइलिंग आपको टाइमली करनी है, रिटर्न कब कब फाइल करनी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट का भी ध्यान रखना है, और आपको फाइनली जो आप LLP एग्रीमेंट बनाते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अंदर जो दूसरी लायबिलिटी क्रिएट होती है वो होती है सारी पेनल्टीज़ के लिए, यानी कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उसके ऊपर वो वाली पेनल्टीज़ भी लग जाती हैं जो पेनल्टीज़ इम्पोज हुई हैं LLP के ऊपर, ठीक है, फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की, ठीक है। सेक्शन 9 आप देख सकते हैं, चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सेक्शन 9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी मैं आपको इसका मतलब दिखाता हूँ अच्छे से। इसका मतलब ये माना जाएगा कि जो भी चेंज हुआ है ना डेजिग्नेटेड पार्टनर के अंदर, अब फॉर एग्जांपल क्या है कि वैकेंसी क्रिएट हो गई, कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर चला गया, तो भाई वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, वैकेंसी तो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो वैकेंसी फुलफिल कौन करेगी? LLP जो है वो एक दूसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना पड़ेगा। कहाँ से? 30 डेज़ के अंदर। कौन सी डेट? देखो 30 डेज़ के अंदर जब से वैकेंसी अराइज हुई है वहाँ से। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने अपॉइंट नहीं किया 30 डेज़ के अंदर एंड या फिर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, हमने क्या कहा था, मिनिमम 2 चाहिए, अगर वो 2 से भी नीचे आ गए यानी कि एक ही रह गया,
तो जितने भी पार्टनर्स होंगे हम उनको डीम्ड मान लेंगे कि भाई आप डेजिग्नेटेड पार्टनर हो। तो फिर आप समझ रहे हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर आप बन गए तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। डेजिग्नेटेड नंबर आपको लेना पड़ेगा, DPIN नंबर, क्योंकि वो आपने टाइम लिया नहीं तो पेनल्टी लगेगी। गवर्नमेंट भी बहुत तेज़ है, याद रखना। अब बात करते हैं, अगर ये नंबर 2 से नीचे जाता है तो, और अगर LLP कंटिन्यू कर रहे हो आप, ध्यान से समझना, वो भी कब से, 6 मंथ्स के बाद भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब कि 6 महीने से ऊपर हो गया, आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 से कम है और आप बिजनेस कर रहे हो, तो भाई NCLT जो है ना, जो ट्राइब्यूनल होता है, ये ट्राइब्यूनल जो होता है NCLT, ये बेटा ऑर्डर पास कर देगा वाइंड अप का, वाइंड अप करा देगा आपकी LLP। ठीक है, तो बच के रहिए कि पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अलग होते हैं, पार्टनर्स अलग होते हैं। तो सबसे पहली जो लाइबिलिटी आती है पार्टनर्स की, वो आती है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर ऑफ LLP। यानी कि जो LLP, जो ये ना पार्टनर जो होता है वो एजेंट होता है LLP का, ठीक है, औरों का नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर वो औरों का भी पूरे सबका एजेंट माना जाता है, लेकिन यहाँ पे एजेंट माना जाता है किसका, LLP का। एंड इसकी जो लाइबिलिटी होती है ये लिमिटेड होती है, लेकिन एक्सेप्ट का मतलब यहाँ इस केस में नहीं होगी। अगर वो अनऑथराइज्ड एक्ट कर रहा है, देखो एक ये एक्ट होता है, एक वो एक्ट होता है, वो एक्ट होता है लॉ, ये एक्ट है कोई चीज़ करी जा रही है, उसको बोलते हैं एक्ट। तो अनऑथराइज्ड एक्ट कर रहे हो आप, मतलब जिस चीज़ के लिए आप ऑथराइज नहीं हो, आपके पास पावर नहीं है, आप वो चीज़ कर रहे हो, भाई ऐसा मत करो यार, क्यों पागल वागल हो क्या। या तो आप फ्रॉड कर रहे हो, भाई फ्रॉड क्यों कर रहे हो यार, भाई फ्रॉड मत करो। तुमको पता है कि कोई चीज़ गलत है और तुम उसके लिए नेग्लिजेंसी दिखा रहे हो, गिल्टी हो आप, मत करो भाई। ये सब चीज़ें करोगे हम आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे, हम आपके घर से, आपकी जेब से पैसा उठा लेंगे भाई। अब हम नेक्स्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर अपॉन रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन LLP। देखो अभी हमने ये डेजिग्नेटेड पार्टनर के केस में पढ़ा था कि अगर 2 से कम हो गए डेजिग्नेटेड पार्टनर तो क्या होगा। अब यहाँ देखो, अगर इफ नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP रिड्यूस द लिमिट टू, तो एंड और वो जो LLP है वो बिजनेस कैरी कर रही है फॉर मोर देन 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा के लिए, ओनली पार्टनर, जो पार्टनर हैं अभी उस टाइम पे जो मतलब बिजनेस कर रहे हैं, जो बहुत सियाणे हैं, समझ रहे हो, उनको डर नहीं लगता किसी चीज़ से, कोई कानून नहीं मानते हम, हमें मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, हम तो भैया बिजनेस करेंगे। और वो बिज़नेस कर रहे हैं आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद वो बिज़नेस कर रहे हैं, 6 महीने के मतलब 6 मंथ भी बिज़नेस किया, 6 मंथ के बाद भी बिज़नेस कर रहे हैं, और डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो अपॉइंट नहीं किया, ठीक है, वो मेंबर अपॉइंट नहीं किया, तो क्या होगा, पर्सनली लाइबल हो जाओगे आप फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ LLP। ठीक है, कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, भाई इसका मतलब क्या होता है, ये हम पार्टनरशिप के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। कोई भी पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा सियाना बन रहा है, जो वो है नहीं, वो अपने आप को दिखाना चाह रहा है, वो रियल पार्टनर नहीं है, लेकिन बोल के या लिख के किसी एग्रीमेंट पे साइन करके खुद को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब कि वो पार्टनर हैं किसी LLP के। तो भैया आप पार्टनर हो, कोई बात नहीं, आप अपने आप को पार्टनर कहते हो, तो मैं भी गवर्नमेंट हूँ, मैं मतलब गवर्नमेंट मतलब मैं वाली गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी बहुत तेज़ है। गवर्नमेंट कहती है जो कंसर्न पर्सन है, जो अपने आप को बता रहा है कि वो पार्टनर है जबकि वो है नहीं, तो भाई साहब जिस पर्सन ने आपके ऊपर विश्वास किया उस पर्सन के लिए आप लायबल हो जाओगे, जैसा भी बनेगा उसके हिसाब से आप उसको पे करोगे। एंड अगर उसके इस पर्सोनेशन से, उसके इस चीटिंग से, उसके इस एक्ट से कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किसी LLP का पार्टनर है, एंड उस LLP को कोई क्रेडिट रिसीव्ड होता है इस पर्सोनेशन के थ्रू, तो वो जो पर्सन है वो तो लायबल होगा ही, साथ में LLP भी लायबल हो जाएगी किस चीज़ के लिए, जितना उसने क्रेडिट एंड बेनिफिट उसका रिसीव्ड किया है उतने तक के लिए। सो ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर कि हु कैन बी अ पार्टनर, LLP का पार्टनर कौन कौन बन सकता है। तो एनी पर्सन जो कि पार्टनर बनना चाहता है उसको सबसे पहले LLP के एग्रीमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। एंड सेक्शन
सेक्शन 5 हमको बताता है कि कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी का पार्टनर बन सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इसके लिए स्पेसिफिकेशंस होती है, जैसे कि इनकैपेबिलिटी इंडिविजुअल के अंदर नहीं होनी चाहिए, लाइक कि वो जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। और अनसाउंड माइंड ये नहीं कि वो खुद को पागल कह रहा है तो किसी ने बोल दिया कि ये पागल है, ऐसा नहीं। कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, कोर्ट से सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड है, या फिर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि अभी उसका इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है और वो अभी अनडिस्चार्ज है। अब हम बात करते हैं कि वो जो है वो एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है। अब बात करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो कॉरपोरेशन सोल इंक्लूड नहीं होता, कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनर नहीं बन सकती, एंड कोई भी ऐसी बॉडी कॉरपोरेट जो कंपनी नहीं है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकती। तो अब हम बात करेंगे कि कॉरपोरेशन सोल का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं। कॉरपोरेशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉरपोरेशन एग्रीगेट, एक होता है कॉरपोरेशन सोल। कॉरपोरेशन एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ को एग्जिस्टिंग, इसका मतलब टोटल, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वहीं पे जो कॉरपोरेशन सोल होती है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा था, इसका मतलब होता है सीरीज ऑफ सक्सेसिव पर्सन, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्राउन, पोस्ट मास्टर जनरल, इनको बोलते हैं कॉरपोरेशन सोल। ये जो है वो एलएलपी का पार्ट नहीं बन सकती। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एलएलपी के अंदर पार्टनर बनाया जा सकता है, जैसे कि कंपनीज जो हैं इनकॉर्पोरेटेड हैं आउटसाइड इंडिया, तो वो एलएलपी का पार्टनर बन सकती हैं। एंड एलएलपी ही किसी दूसरी एलएलपी का भी पार्टनर बन सकती है। एंड ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्टी होता है वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर बन सकता है, एक रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में नहीं बन सकता। एंड एचयूएफ के अंदर क्या होता है, जो कर्ता होता है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर किसी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। सबसे पहला एडवांटेज है कि इसको इजीली फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। एंड सेकंड है कि लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि जो उसकी मिनिमम इनकॉर्पोरेशन फीस होती है वो मिनिमम होती है 800 रुपीज़ एंड मैक्सिमम जाती है 5600। एंड ये जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, लिमिटेड लायबिलिटी, फ्लेक्सिबल इन मैनेजमेंट। अब फ्लेक्सिबल इन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि एलएलपी एक्ट नॉट रेगुलेट एलएलपी टू लार्ज एक्सटेंट, ओके, मतलब ज़्यादा रेगुलेट नहीं किया जाता इसको, क्योंकि इसमें थोड़े फीचर पार्टनरशिप के हैं एंड थोड़े कंपनीज़ के हैं। यहाँ पे ना कोई मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इतने रखने हैं। यहाँ पे जो पार्टनर हैं वो बाइंड नहीं कर सकते किसी दूसरे पार्टनर को उसके एक्ट के लिए। एंड यहाँ पे क्या है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है एंड इजीली वाइंड अप का कंप्लाइंस हमको अवेलेबल मिलता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो, बट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल्स के थ्रू, वो जो हैं वो आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। तो जब कोई भी डॉक्यूमेंट स्प्रेड हो जाता है, वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है मिनिस्ट्री की, तो कोई भी पर्सन जो है ना उसको इजीली एक्सेस कर सकता है एक नॉमिनल फीस देके। तो एलएलपी जो है वो आईपीओ नहीं लेके आ सकती अपना। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जनता से पैसा नहीं ले सकती, बट हाँ देखो डेट बोरो कर सकती है अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर अपने पार्टनर्स से लोन ले सकती है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी पार्टनर का एक्ट जो है बिना किसी नॉलेज के दूसरे पार्टनर के आपने कोई चीज़ की तो वो एलएलपी के ऊपर बाइंड हो जाएगी। एंड यहाँ पे कोई सेपरेशन मैनेजमेंट नहीं है ओनर से, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलएलपी एंड पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस की।
तो एलएलपी जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होता है और वहीं पे पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। एलएलपी जो है वो बॉडी कॉरपोरेट है और पार्टनरशिप बॉडी कॉरपोरेट नहीं है। एलएलपी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप के पास नहीं है। एलएलपी जो है एक लीगल प्रोसेस से बनती है और अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की तो वो एग्रीमेंट से बनती है। और हाँ, एग्रीमेंट यहाँ भी बनता है लेकिन पहले यहाँ पे लीगल प्रोसेस हो चुका होता है। अब हम बात करते हैं जो रजिस्ट्रेशन होता है एलएलपी का, ये तो मैंडेटरी होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप का जो है वो वॉलंटरी होता है, कराओ या मत कराओ मर्जी है। एलएलपी जो है वो सू कर सकती है या उसके ऊपर केस भी हो सकता है उसके खुद के नाम से, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वहीं पे जो पार्टनरशिप होती है वो कैन स्यू द थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है बस। अब हम बात करते हैं कि एलएलपी के पास उसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, यानी कि किसी के आने ना जाने से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं पे जो डेथ, इंसैनिटी, जो भी मतलब उसके केस में होती है वहाँ पे एग्जिस्टेंस पे फ़र्क पड़ जाता है। पार्टनरशिप के अंदर जो एलएलपी का नेम होता है उसके अंदर हम वर्ड इंक्लूड करते हैं क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाते हैं। और वहीं पे मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के अंदर एक वर्ड लगता है रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड वर्ड लगता है वहाँ पे। एंड अब हम बात करते हैं जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसके अंदर जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ओके, और वहीं पे अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप के केस में। एलएलपी के अंदर जो भी एक पार्टनर होता है कैन बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट बट नॉट द अनदर, ठीक है। एंड एलएलपी के केस में सबको पता है वहाँ पे किसी एक पर्सन के एक्ट से दूसरा पर्सन भी लायबल हो सकता है। जितनी भी एलएलपी होती हैं उसके अंदर एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है, जिसमें से एक मैंने आपको बताया था कि रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, और वहीं पे पार्टनरशिप के अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं होता। अब हम बात करते हैं एलएलपी के पास उसकी खुद की कॉमन सील होती है, ठीक है, जो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है उसके एलएलपी का, और पार्टनरशिप के अंदर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एलएलपी के अंदर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लाइंस के लिए, जैसे कंपनीज़ के अंदर होता है, एंड पेनल्टीज़ भी फिर वही झेलते हैं, ठीक है, अगर उनसे नेग्लिजेंसी होती है। एंड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एलएलपी के अंदर तो 2 तरीके के पार्टनर्स होते हैं ना, एक होता है नॉर्मल, एक होता है डेजिग्नेटेड, तो डेजिग्नेटेड वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। एंड पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, कोई भी आपको एनुअल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ, ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एलएलपी के अंदर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना पड़ेगा, ठीक है, आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी सोल्वेंसी की। एक होता है इंसॉल्वेंसी, एक वर्ड होता है सोल्वेंसी। सोल्वेंसी का मतलब आप एकदम सही हो, आपके एसेट्स लायबिलिटी कैसी हैं अब दिखाओ, सोल्वेंसी दिखाओ अपनी। एंड अब देखिए जो फॉरेन नेशनल होता है वो पार्टनर बन सकता है एलएलपी का, ये बात हमने पहले भी आपको बता दी ऊपर, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता। माइनर जो है कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, किससे प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की, लेकिन एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं एलएलपी का कंपनी के साथ क्या डिफरेंस होता है। तो एलएलपी एक्ट से बनती है, एंड कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 बहुत बड़ा एक्ट है। एंड हम बात करते हैं कि जो एलएलपी के पार्टनर्स होते हैं उनको हम पार्टनर्स ऑफ एलएलपी के नाम से जानते हैं, और वहीं पे जो कंपनीज होता है उसके अंदर मेंबर्स बोलते हैं हम, जो शेयर्स परचेज करते हैं। जो इंटरनल गवर्नेंस होता है स्ट्रक्चर एलएलपी का वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से बनाया जाता है, और वहीं पे जो कंपनी का होता है वो आपको रेगुलेट किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 से। जो एलएलपी का नाम होता है उसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगता है, और वहीं पे जो कंपनीज की बात आती है, अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो हम सिर्फ लिमिटेड लगाते हैं, अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है देन हम प्राइवेट कंपनी लगाते हैं। प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है। अब हम बात करते हैं मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती एलएलपी के अंदर। और वहीं पे हम कंपनीज़ की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में आपको मिनिमम 2 मेंबर रखने हैं एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। एंड जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये बड़ी कंपनी होती है। मेंबर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, अनदर बिजनेस फॉर्म या इंडिविजुअल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। 1000 बार पढ़ ली, मेरा मुंह दुख गया, ठीक है, लेकिन ये कब तोड़ी दी जाती है, अगर फ्रॉड होता है तब।
और जो लायबिलिटी होती है वहाँ पे जो होती है सिर्फ किसके लिए होती है कंपनी के केस के अंदर, जो अमाउंट अनपेड है ऑन दी शेयर हेल्ड बाय देम। अब बात करते हैं कि जो बिज़नेस है एलएलपी का वो मैनेज करा जाता है पार्टनर्स के द्वारा, और इसके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होते हैं। और वहीं जो कंपनीज का अफेयर होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एलएलपी के अंदर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए। सो वीडियोस अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए।